हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक क्लास 12th एनसीईआरटी कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में है। आज से हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे और जो आज का डिस्कशन होने वाला है चैप्टर का वो है द कोल्ड वॉर एरा, चैप्टर नंबर 1। जो आज वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कई सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा उनके आने वाले एग्ज़ाम्स में। मेरी कोशिश रहेगी कि अपने इस कंटेंट के माध्यम से आप सभी का मैं कुछ हेल्प कर सकूं। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा द कोल्ड वॉर एरा। आज के टॉपिक में बेसिकली हम देखने वाले हैं कि कोल्ड वॉर है क्या। इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि कोल्ड वॉर में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का क्या योगदान था। फिर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि एलाइड पावर और एक्सिस पावर क्या थे। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस क्या थे। और इन सब के बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनका गठन हुआ था, कुछ संगठन जिनका गठन हुआ था, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा कि कोल्ड वॉर है क्या। देखिए दोस्तों, कोल्ड वॉर का लिटरली मीनिंग क्या होता है? शीत युद्ध। अब यहाँ पे मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि शीत युद्ध जैसी कोई चीज़ थी या ठंडी युद्ध जैसी कोई चीज़ थी। It's a it's a type of thing that we must have to understand. It's an idea. It's a word that is used to demonstrate the world that was divided at that time in early 1950s. कहने का मेरा मतलब ये है कि कोल्ड वॉर जैसी कोई वॉर होती नहीं है। ये एक सोच होती है, एक तरीका होता है अपने राइवल्स को इंगेज करने का। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने शब्दों को काफ़ी आसान भाषा में आपको समझा सकूं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जब 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला तो ये इस वर्ल्ड वॉर ने दुनिया की दिशा और दशा दोनों को बदल के रख दिया। हम ये देखते हैं कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे जो पावर्स थे, खास करके अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इन सब ने कुछ ना कुछ खोया और कुछ ना कुछ पाया। एक्चुअली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो इसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरीके से बदल जाता है। कई सारे इंपीरियल कंट्रीज जिन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ था कंट्रीज को, जस्ट लाइक इंडिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, चाइना की बात कभी हम कर सकते हैं। तो इन सारे कंट्रीज ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंस देखा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक इंडिपेंडेंस जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम ये देखते हैं कि जितने सारे सुपर पावर थे जो इन कॉलोनियल कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करके रिच बने थे, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्हें छोड़ना शुरू किया। तो फिर हम देखते हैं कि 1939 से 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम देखते हैं कि अमेरिका सुपर पावर बन के निकलता है और उसकी जो राइवलरी थी, उसकी जो प्रतिद्वंद्विता थी, वो यूएसएसआर के थी। आज के दौर में हम यूएसएसआर को रशिया के नाम से जानते हैं। वैसे यूएसएसआर टूट चुका है, उसके बारे में टॉपिक हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट घटा था कि दो पावर्स थी, एक थी एक्सिस पावर और एक थी अलाइड पावर। एलाइड पावर में हम ये देख रहे हैं कि रशिया भी है, अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है। वहीं दूसरी तरफ एक्सिस पावर में हम जर्मनी, इटली और एशिया का एकमात्र कॉलोनियल कंट्री, एकमात्र इंपीरियल कंट्री जापान भी शामिल है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका किस तरीके से वर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ता है, किस तरीके से न्यूक्लियर बम के आधार पे वो सुपर पावर बनता है और किस तरीके से आगे चल के उसकी जो राइवलरी है वो यूएसएसआर के साथ होती है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में पूरे टॉपिक को डिस्कस करना आसान नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को।
जरा समझिएगा इन बातों को। 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। भारतवर्ष जो है 1947 में खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करता है। आप ये भी कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर 1947 में हो जाती है, भारत को मिल जाती है। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हो रहा है? 1945 में। इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने वजूद में आती है, अपने अस्तित्व में आती है। जैसे यूनाइटेड नेशंस का गठन होता है और उसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है? न्यूयॉर्क में। अमेरिका का एक शहर है, एक स्टेट है न्यूयॉर्क, वहाँ पे उसकी जनरल असेंबली स्थापित की जाती है। इसके अलावा जितने सारे छोटे छोटे कंट्रीज थे जो गुलाम देश थे, उन्हें भी आज़ादी मिलती है। और इसके बाद ये माना जाता है कि वर्ल्ड में पीस आएगी। लेकिन कहते हैं कि हर एक देश चाहता है कि वो टॉप पे रहे। अमेरिका भी यही चाह रहा था। तो अमेरिका ने क्या किया? अपनी आइडिया को प्रोपोगेट करना शुरू किया। मतलब अपनी जो विचारधारा है, जैसे डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, कैपिटलिज्म, इनको प्रोपेगेट करना उसने शुरू किया, प्रचारित करना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि यूएसएसआर, जो कि बिलीव करता था सोशलिज्म में, कम्युनिज्म में, वो उसको प्रचारित करने में लग गया और दुनिया दो खेमों में लगभग बट गई। हम ये भी आगे देखेंगे कि किस तरीके से नैम, जिसका फुल फॉर्म नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होता है, वो वजूद में आता है। थर्ड वर्ल्ड जिसकी हम बात करेंगे। तो कोल्ड वॉर की शुरुआत, जैसा मैंने बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही शुरू हो जाती है। ये कोई एक फुल स्केल वॉर नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका को सुप्रीमेसी कब मिलती है? जब उसने न्यूक्लियर बम बना रखा था। उसने सबसे पहले हिरोशिमा पे लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बम गिराया, फिर नागासाकी पे उसने फैट मैन नाम का बम गिराया, और इसके बाद अमेरिका का प्रभुत्व दुनिया पे हो गया। दुनिया ने मान लिया कि अमेरिका एक सुपर पावर बन चुका है। कई सारे क्रिटिक्स इस बात का विरोध करते हैं कि अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान में एटॉमिक बम नहीं गिराने थे, क्योंकि जापान सरेंडर करने को तैयार हो चुका था। आप ये भी कह सकते हैं कि जापान जो है उस दौर में अपनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो हालात थी उससे वो चिंतित था और उसे लगा कि अब युद्ध को ख़त्म कर देना ही बेहतर रहेगा। ये क्रिटिक्स मानते थे। वही अमेरिका के जो सपोर्टर्स हैं वो ये मानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करने के लिए एटॉमिक बम का गिरना जरूरी था। कुछ एक ऐसा मैसेज सेंड करना जिससे कि दुनिया में आने वाली पीढ़ियाँ इस चीज़ को महसूस कर सके कि न्यूक्लियर बम जो है वो हमारे ह्यूमन काइंड के लिए, मानवता के लिए सही नहीं है। खैर, वो तो अमेरिका की बातें रही। अब हम देखते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1961 में हमें देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया ना, यूएसए और यूएसएसआर अपनी विचारधारा को लेकर लड़ रहे थे। यूएसए का मानना था कैपिटलिज्म एक अच्छा आइडिया है, वही यूएसएसआर जो है वो मानता था कि कम्युनिज्म, सोशलिज्म एक अच्छा आइडिया है और इसे दुनिया भर में फैलाना चाहिए। दुनिया दो खेमों में बट चुकी थी। अगर आप क्यूबा की बात करें, एक छोटा सा कंट्री है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। आप ये कह सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका के काफ़ी नज़दीक में ये कंट्री है क्यूबा। इसकी कैपिटल हवाना है। क्यूबा के लीडर थे फिडेल कास्ट्रो, ठीक है। उनकी सोच जो थी वो यूएसआर की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म और सोशलिज्म के करीब थी। यूएसए कतई नहीं चाहता था कि उसके पड़ोस में कोई एक ऐसा देश हो जो यूएसआर की भाषा बोलता हो। अमेरिका इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित रहता था। फाइनली 1961 में हम ये देखते हैं कि यूएसएसआर के प्रेसिडेंट निकिता क्रूश्चेव और यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ये मान के बैठ चुके थे कि क्यूबा में क्राइसिस होने वाला है। यूएसएसआर चाहता था कि क्यूबा में उसकी अपनी एक मिलिट्री बेस हो और वो यूएसए पे निगरानी रख सके। वहीं यूएसए का ये मानना था कि उसके पड़ोस में अगर यूएसएसआर आता है तो उसके लिए ये संकट की घड़ी होगी।
खैर, उसके बाद हम ये देखते हैं 1961 में जब तनाव बहुत चरम पे था तो यूएसएसआर और यूएसए ने समझदारी का परिचय देते हुए इस सिचुएशन को टैकल किया, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर वार दोनों कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दोनों देशों ने इतने सारे एटॉमिक बम बना रखे थे कि कोई देश एक दूसरे पे हावी नहीं हो सकता था, यानी म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन वाज एब्सोल्यूट। आपसी जो विध्वंस था वो होना निश्चित था, सुनिश्चित था। इन दोनों देशों ने ये समझा कि हम डायरेक्ट वॉर नहीं करते हैं, हम इनडायरेक्ट वॉर करेंगे। और इन्होंने क्या किया, एक वॉर शुरू की जिसे हम लोग कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। यानी कि कोई वॉर डायरेक्टली होगी नहीं, बट ऐसा फील हुआ कि वॉर हो रहा है बराबर। मैं चाहता हूं कि आप लोग क्यूबा को देखें, आप समझ सके कि क्यूबा कहाँ पे है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये एक छोटा सा देश आपको दिख रहा होगा क्यूबा, और ये है आपको यूएसए सॉरी, और यहाँ पे आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा, ऊपर में कनाडा है। नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में ही हमें क्यूबा देखने को मिलता है, यू कैन सी इट हियर, ओके बराबर। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अमेरिका यहाँ पे चुप रहने वाला था? नो, अमेरिका यहाँ पे चुप नहीं रहने वाला था। अमेरिका ने भी पासा पलटा, अमेरिका भी यूएसएसआर के क्लोज चला गया। इसके लिए कुछ अलायंसेस बने, जैसे यूएसए ने एक अलायंस बनाया जिसका नाम है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। ये वेस्टर्न अलायंस था। और उधर हम ये देखते हैं कि यूएसएसआर ने भी एक अलायंस बनाया, उसका नाम उसने क्या रखा, वार्सा पैक्ट नाम से उसने एक अलायंस बनाया, ईस्टर्न अलायंस बराबर। अब सवाल है कि दुनिया जो है अब दो खेमों में तो बढ़ चुकी थी। अब ये दोनों देश इस चीज़ को लेकर होड़ में थे कि कौन देश, कितने देश उनके सपोर्ट में है। अमेरिका ने बड़ी तेज़ी से मिडिल ईस्ट, जिसको हम लोग सेंट्रल एशिया भी कहते हैं, उसके साथ उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसको हम लोग सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, सेंटो। वहीं दूसरी तरफ उसने फिर साउथ ईस्ट एशिया में भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ये अपना एक फॉर्मेशन किया, एक संगठन का रूप रखा, उसका नाम है सीएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मकसद क्या था? मकसद बस इतना सा था, यूएसएसआर को कंटेन करना, यूएसएसआर को रोकना, उसकी विचारधारा, उसकी सोच, उसकी सुप्रीमेसी को रोकना। जवाब में फिर क्या होने वाला था? जवाब में फिर सोवियत यूनियन, जिसको यूएसएसआर था, और कम्युनिस्ट चाइना, ये दोनों फिर नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक के साथ भी अपने रिलेशन को इंगेज करने लगे, उनके साथ भी अलग अलग संगठन बनाने लगे। अब सवाल है कि यूएसए और यूएसएसआर ने अलायंस बनाया ही क्यों? जैसे मैंने बताया कि ये जो अलायंसेस थे वो इस चीज़ को लेके थे कि कितने देश इन दोनों देशों को सपोर्ट करते हैं। हालांकि दुनिया भर के सारे देशों ने इन दोनों देशों का सपोर्ट नहीं किया, हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे नैम के बारे में। और शायद आपने क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस में आपने इस चीज़ों को पढ़ा भी होगा, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में। खैर, तो यूएसए और यूएसएसआर अलायंस बना ही क्यों रहे थे? एक तो बात ये थी कि उन्हें मिनरल और रॉ मटेरियल आसानी से मिल सकता था, यानी उनकी जो एनर्जी की ज़रूरतें थे वो ये एलाइड कंट्रीज, जो उनके मित्र राष्ट्र थे, वो उनको सप्लाई करते। अफ्रीका को देख लीजिए, कितने सारे रॉ मटेरियल है वहाँ पे, साउथ अमेरिका को देख लीजिए, एशिया को देख लीजिए। इसके अलावा दोनों देश एक दूसरे पर निगरानी रख सके, इसके लिए भी इन्होंने क्या किया, अलायंस बनाया। इसके अलावा मिलिट्री बेस भी, मान लो सब सिचुएशंस सोचो कि यूएसए को यूएसएसआर पे बम गिराना है, तो यूएसएसआर क्या करेगा, यूएसए क्या करेगा, यूएसएसआर के नज़दीक वाले कंट्रीज में अपना एक बेस बनाना चाहेगा जहां से जो डिस्ट्रक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से हो।
उसी तरह यूएसएसआर भी क्या चाहेगा कि यूएसए के नज़दीक वो अपना एक मिलिट्री बेस बनाए ताकि वहाँ पे डिस्ट्रक्शन आसानी से कर सके, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर काफ़ी दूरी पे हैं। अगर हम लोग अटलांटिक ओशन को देखें, यूएसएसआर अपने आप में बहुत बड़ा कंट्री था, बहुत बड़ा मैसिव कंट्री। वहीं यूएसए जो है वो भी एक बड़ा कंट्री था, तो डिस्ट्रक्शंस करने में टाइम लगते हैं। तो ये चाहते थे एक दूसरे के नज़दीक में अपनी मिलिट्री बेस बनाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो थी आइडियोलॉजी को लेकर। यूएसए मानता था कि उसकी विचारधारा लिबरल डेमोक्रेसी में थी। मैंने बताया पहले भी कि फंडामेंटल राइट्स की वो बात करता है, वो डेमोक्रेसी की बात करता है, वो कैपिटलिज्म की बात करता है। लेकिन वही यूएसएसआर किस चीज़ की बात करता है? यूएसएसआर बात करता है कम्युनिज्म की, सोशलिज्म की। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये कैपिटलिज्म क्या है, सर ये कम्युनिज्म क्या है, सर ये सोशलिज्म क्या है। एक एक करके मैं बताता हूँ। कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कैपिटल यानी पूंजी को प्रेफरेंस दिया जाता है। इसमें माना जाता है कि कंट्री में जो इकोनॉमी है वो पूंजीपतियों के हिसाब से चले, मार्केट के हिसाब से चले। जो भी व्यक्ति अपने बलबूते मेहनत करता है वो रिच हो सकता है और गवर्नमेंट का इसमें कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वही कम्युनिज्म क्या मानता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए। कम्युनिज्म की जो विचारधारा है वो यही कहती है कि जितने सारे संसाधन हैं, जो रिसोर्सेस है या जो प्रॉपर्टी हैं, उस पर सबका अधिकार है, गरीबों का अधिकार है, कुछ भी प्राइवेट नहीं होगा, सब पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। और गवर्नमेंट क्या करेगी? सभी के लिए काम करेगी, सभी के लिए अपने पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाएगी। सोशलिज्म भी कम्युनिज्म से मिलता जुलता है, लेकिन कम्युनिज्म से थोड़ा सा डिफर है। सोशलिज्म ये कहता है कि समाज की भलाई के लिए काम किया जाना चाहिए। सोशलिज्म ये कतई नहीं कहता है कि आप कैपिटलिज्म नहीं कर सकते। हाँ, कैपिटलिज्म होती है, लेकिन कम्युनिज्म में कैपिटलिज्म की बात नहीं होती है। लेकिन अगर आज के दौर में हम बात करें, दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो ये खुद को कह सके कि हम पूरे तरीके से कम्युनिस्ट हैं या हम पूरे तरीके से कैपिटलिस्ट हैं। आप देख लो अमेरिका में भी क्या, वहाँ पे अमेरिका की जो गवर्नमेंट है क्या पब्लिक के लिए काम नहीं करती है, सोसाइटी को सर्व नहीं करती है? बिल्कुल करती है। तो हम ये पूरे तरीके से नहीं कह सकते हैं कि वो पूरे तरीके से कैपिटलिस्ट ही हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रही है पूरे तरीके से। नहीं, कुछ चीज़ें सरकार अब गरीबों के लिए भी करती है, जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए भी करती है। उसी तरह चाइना को देख लो, चाइना खुद को कम्युनिस्ट कंट्री कहता है, लेकिन क्या वाकई में चाइना में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है? लेकिन जो लार्जर जो प्रोपोर्शन है वो अमेरिका में कैपिटलिज्म देखने को मिलता है, और रसिया यूएसएसआर में, आज तो खैर यूएसएसआर टूट के अलग हो गया है, रसिया उसका जगह ले लिया है, या फिर चाइना में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ भी प्राइवेट प्रॉपर्टी मौजूद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके पहले कि मैं इस टॉपिक को रैप अप करूँ, मैं एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा, इससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और आप समझ पाओगे कि दुनिया उस वक्त कैसे चल रही थी। तो ये बुक सभी के पास होगा। ये आप पिक्चर देख सकते हो कोल्ड वॉर के समय, जैसे अभी मैंने बताया ना कि जो अलायंसेस बन रहे थे, क्यूबा में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के करीब पहुंच चुका है यूएसएसआर। तो क्या लगता है यूएसए नहीं पहुंचेगा यूएसएसआर के करीब? बिल्कुल पहुंचेगा। आप पिक्चर में देख सकते हो, ये आपको यूरोप का मैप है और ये जो आपको रेड कलर दिख रहा है ये यूएसएसआर है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेंबर कंट्रीज है नाटो, यू कैन सी हियर नाटो मेंबर कंट्रीज। आप फ्रांस, स्पेन, इटली, ब्रिटेन, इसके अलावा वेस्टर्न जर्मनी, अच्छा वेस्टर्न जर्मनी और ईस्टर्न जर्मनी, इसकी भी एक कहानी है, हम लोग आगे टॉपिक समझेंगे। ये सारे कंट्रीज क्या थे? नाटो मेंबर कंट्रीज थे। यानी कि आप देखो यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए अमेरिका कितने कंट्रीज के साथ अलायंसेस बना रखा था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के करीब कौन सा कंट्री था? क्यूबा। खैर इस पिक्चर में आपको साफ साफ नहीं दिखेगा, मैं चाहता हूँ कि आपको मैप के माध्यम से समझाऊँ। यू कैन सी हियर यूएसए के साथ सबसे बढ़िया बात यह है कि नेचुरली उसके बॉर्डर काफ़ी कम कंट्रीज के साथ रखते हैं लिटरली।
दो ही कंट्रीज के साथ लगते हैं जिससे फिजिकली वो बॉर्डर शेयर कर पाता है। एक है कनाडा, ऊपर में आप देख सकते हो, और नीचे में आपको दिखेगा मैक्सिको। तो यहाँ पे जो आपको कंट्री दिख रही है ना क्यूबा, यहाँ पे यूएसएसआर ने अपना बेस बना रखा है। और छोटे छोटे कंट्रीज है बट उतने वो उनकी विचारधारा कम्युनिज्म की तरफ नहीं थी। हाँ, तो क्यूबा की विचारधारा कम्युनिज्म की तरफ थी। तो ये सारे कंट्रीज जो है वो एक दूसरे यूएसए और यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये जो मैंने पिक्चर दिखाया आपको, ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि नाटो कंट्रीज है ये सब। अच्छा, आपको कुछ और कंट्रीज भी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे वार्सा पैक्ट है। यूएसएसआर चाहता था कि उसके आसपास के कंट्रीज यूएसए से प्रभावित ना हो, यानी यूएसए के खेमे में ना जाए। तो उसने वार्सा पैक्ट किया था, ईस्टर्न अलायंस बताया था ना मैंने। तो आप ईस्टर्न अलायंस में क्या देख रहे हो, आप वार्सा पैक्ट में आप यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोलैंड है डार्क कलर में। इसके अलावा आप रोमानिया को देख सकते हो, हंगरी को देख सकते हो, चेकोस्लोवाकिया, आज के दौर में चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री है जिसकी कैपिटल प्राग है। हाँ, यूगोस्लाविया नाम का कंट्री आज एग्जिस्ट नहीं करता है। रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे कंट्रीज क्या थे, ये ईस्टर्न अलायंस के खेमे में थे बराबर। अच्छा, एक और कंट्रीज आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा कम्युनिस्ट कंट्री, अदर कम्युनिस्ट कंट्री। अब आप देख सकते हो यूगोस्लाविया यहाँ पे है, और अदर्स में आप देख सकते हो स्वीडन या फिनलैंड, ये किसी के साथ नहीं थे। दे वे आर नॉट द मेंबर ऑफ एनी कंट्री। या फिर स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया की बात करें, ये किसी के साथ नहीं थे। ओके, और लास्ट में मैं एक और पिक्चर दिखा के रैप अप करना चाहूँगा। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, बहुत बेहतर पिक्चर है। कंसेप्चुअलिटी आपको इससे आएगी, आपको समझ में आएगा कि दुनिया उस वक्त क्या थी। आप यहाँ पे एक वर्ड देखोगे, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, जो कैपिटलिज्म विचारधारा को मानते थे उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड कहते थे। या आप यूँ कह सकते हो कि जो यूएसए के खेमे में थे वो फर्स्ट वर्ल्ड में थे। यू कैन सी हियर, दिस इज़ कनाडा, दिस इज़ अमेरिका, यूएसए, और अमेरिका का ही एक स्टेट है अलास्का यहाँ पे। फिर आप इधर साउदर्न हेमिस्फीयर में दो कंट्रीज़ को देखोगे, ये है ऑस्ट्रेलिया और एक है ये न्यूजीलैंड। ये सारे कंट्रीज़ क्या थे। और अच्छा, यूरोप के भी कुछ कंट्रीज़ है जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, नेदरलैंड, है ना। और यहाँ एशिया का भी एक कंट्री है टर्की दोनों कंटिनेंट में आता है, यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। तो ये सारे कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड के पार्ट थे, यानी कि कैपिटलिस्ट अलायंस के पार्ट थे। यूएसए के अलायंस में थे, नाटो के अलायंस में थे। आप ये सारी बातें बोल सकते हो। रेड जो आपको दिख रहा है ये कम्युनिस्ट विचारधारा वाले कंट्रीज थे। बहुत बड़ा आपको लार्जर पार्ट आपको देखने को, जैसे अपने आप में ये देखिए यूएसएसआर था, बहुत बड़ा कंट्री था। आज यूएसएसआर टूट चुका है, 12 कंट्रीज से अलग हो चुके हैं। फिर आप चाइना देख सकते हो, आप यहाँ पर नॉर्थ कोरिया देख सकते हो, यू कैन सी हियर नॉर्थ कोरिया। तो ये सारे कंट्रीज क्या थे, यूएसएसआर के खेमे में थे। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिचुएशन बन रखी थी कि फुल स्केल वॉर होगी, डायरेक्टली फिजिकल वॉर होगी, डायरेक्टली यूएसएसआर और यूएसए आपस में टकराएंगे। लेकिन उन्होंने समझदारी का परिचय देते हुए उस वॉर को टाल दिया, और वही वॉर जो है शीत युद्ध का रूप ले लेती है। शीत युद्ध में यही हुआ, कोल्ड वॉर में यही हुआ कि ये कंट्री आपस में नहीं लड़ेंगे, अपने अलायंसेस से लड़ाई करवाएंगे। आज देख लो, आज के डेट में अगर मैं बात करूँ, आज मैं 2023 की अगर बात करूँ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप देख लो रशिया में क्या हो रहा है, वॉर चल रहा है। वेस्टर्न अलायंसेस जो हैं वो रशिया को सपोर्ट करते हैं। वहीं जो ईस्टर्न अलायंसेस है, आज तो खैर ईस्टर्न अलायंसेस या वेस्टर्न अलायंसेस भी कम हो रखे हैं। आप रशिया को देख लो, चाइना को देख लो, ये सब ये किसके तरफ है, यूक्रेन के खिलाफ है। वहीं वेस्टर्न अलायंस जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो किसके खिलाफ है, यूएसएसआर के खिलाफ है। वो ये कहते हैं कि यूक्रेन पे इन्वेजन गलत है। वहीं रशिया का ये मानना है कि उसे अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपकमिंग थ्रेट के लिए, अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूक्रेन को संभालना होगा, यूक्रेन को समझाना होगा कि डोंट लेट अमेरिका यूज योर लैंड। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको एक ये और एक मैप देखने को मिलेगा। ये मैप कहलाता है थर्ड वर्ल्ड, और यही थर्ड वर्ल्ड आगे चल के क्या चीज़ का गठन करेगा, ये गठन करेगा नैम का, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। किसी का सपोर्ट नहीं लेना है, किसी कंट्री के साथ नहीं जाना है, ना हमें यूएसएसआर के साथ जाना है,
ना हमें यूएसए के साथ जाना है। नैम का गठन में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट टीटो, इन्होंने अपने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। मैंने आपको सीएटो के बारे में बताया, मैंने आपको सेंटो के बारे में बताया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर अगले टॉपिक में हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई लगता है डाउट तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।